नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पहले तो ये बता दें आपको कि जिस हिसाब से सिलेबस दिया हुआ है उस तरह का सिलेबस हम पूरा कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके पहले हमने राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री परिषद, संसद से संबंधित आपको बहुत सारी जानकारी हमने दे दी है। आप चाहे तो पीछे के वीडियोज में जाकर उन सारी चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं मूल अधिकार की। वास्तव में मूल अधिकार की बात करें तो कई तरह के प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं, क्योंकि मूल अधिकार क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमारा भारत देश जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसके कारण क्या होता है कि किसी का तानाशाही रूप में शासन ना हो सके हमारे भारत में, और हर व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत अधिकार दिए जाए। ऐसा ना हो कि उनके अधिकारों को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाए, ठीक है ना, तानाशाह के रूप में व्यक्ति को ना जीने दिया जाए। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। ये मूल अधिकार की प्रमुख बातें हैं। ठीक है, लेकिन आगे कुछ हम चर्चा करते हैं और मूल अधिकार को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर एक चीज क्लियर कर दूं कि हम मूल अधिकार के अंतर्गत वही चीजें कवर अप करने वाले हैं जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, और प्रीलिम्स के हिसाब से हम उसी तरह की चीजों को कवर अप करने वाले हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन अब क्या हुआ है कि कुछ इस तरह के क्वेश्चन आने लगे हैं कि वो आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है, कुछ सैद्धांतिक, कुछ प्रिंसिपल्स पे कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि आर्टिकल्स के साथ हम कुछ सिद्धांतों को भी कवर अप करेंगे इस क्लास में, ताकि मूल अधिकार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है ना? तो चलिए, सबसे पहले तो क्या है कि राजनीतिक लोकतंत्र के आधार पर मूल अधिकार बनाए जाते हैं। तो हो सकता है आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल अधिकार का आधार क्या है, तो आपको टिक करना है राजनीतिक लोकतंत्र। जो चीज मैंने आपको बताई वो चीज यहां पर लिखी हुई है कि कानून की सरकार बनाना, ना कि व्यक्तियों की। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यदि हमारे भारत देश में संविधान है तो हमारे देश को कौन चलाएगा? संविधान चलाएगा। और संविधान ने जो डिसाइड कर रखा है कि शासन इस तरह से चलाए जाने हैं, तो शासन पर जो व्यक्ति बैठेंगे वो अपने मन से काम करने वाले नहीं होंगे, बल्कि उनको काम करने के लिए हमारा संविधान होगा। ठीक है, इसके अलावा व्यक्तियों का अधिकार किसी भी तरीके से सरकार के द्वारा हनन ना किया जाए, उसके लिए मूल अधिकार को शामिल किया गया है हमारे संविधान में। यह चीज भी आपको याद रखना है। फिर राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करना, जो मैंने आपको बताया कि यदि ऐसा लगता है कि राज्य कुछ ऐसे कानून नियम बना रहे हैं जिससे कि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार हनन हो रहा है, मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, सीधी सी बात है, यहां पर एक चीज याद रखनी है आपको कि मूल अधिकार जो है वो अगेंस्ट राज्य लाए जाते हैं। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि राज्य के द्वारा कोई ऐसा अधिनियम बनाया जाता है, कोई ऐसा नियम बनाया जाता है जिससे कि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, तो ये मूल अधिकार कहलाते हैं। तो सीधी सी बात है कि मूल अधिकार जो है वो राज्य के अगेंस्ट में होता है और व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए मूल अधिकार बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं तो विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करने में भी मूल अधिकार प्रमुख भूमिका निभाता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मूल अधिकारों को आखिर मूल अधिकार क्यों कहा जाता है। अभी तक इस तरह के क्वेश्चन एमपीपीएससी में तो नहीं पूछे गए हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपको यूपीपीएससी में जरूर देखने को मिलेगा। मुझे अभी ईयर तो याद नहीं आ रहा कि कौन सा है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन, एक इसी से संबंधित क्वेश्चन यूपीपीएससी में एक बार पूछा जा चुका है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि अगली बार इसी तरह के क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीएससी के द्वारा पूछ लिए जाए, तो क्यों ना हम उन चीजों को कवर अप करने की कोशिश करते हैं, तो ज्यादा बेहतर चीजें कवर अप कर सकते हैं। अब मूल अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है, इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि पहला कारण मूल अधिकार का मतलब यह है कि
जो हमारा देश है, लोकतांत्रिक देश भारत है, उसको किस आधार पर चलाया जाना चाहिए? तो उसको संविधान के आधार पर और कानून के आधार पर ही चलाया जाना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति के मंशा के हिसाब से चलाया जाना चाहिए। इसलिए व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा रखने के लिए, ठीक है, और सबके लिए समान कानून हो, सबके लिए समान संविधान हो, किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति का हो, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी हो, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि उन सब के लिए कानून बनेंगे और वो कानून हर व्यक्ति के लिए समान होंगे। इसलिए पहला बिंदु क्या बोलता है कि राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत, राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत होने के कारण ही मूल अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है वो चीज मैंने आपको समझा दी कि किसी भी व्यक्ति का राज्य के द्वारा तानाशाही के रूप में उनके अधिकारों का हनन ना किया जा सके, इसलिए इस सिद्धांत के आधार पर मूल अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। वहीं एक दूसरा बिंदु है कि मूल अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? तो व्यक्ति के चहुमुखी विकास के कारण जो व्यक्ति हमारे भारत देश में रह रहा है, उस व्यक्ति के सभी तरह के अधिकार मिले, जीने की स्वतंत्रता हो, उसको कहीं भी जॉब करने की स्वतंत्रता हो, पूरे भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता हो, इसके साथ सम्मान के साथ जीने की स्वतंत्रता हो, उसे अपने धर्म की आध्यात्मिक रूप से अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता हो। यदि हमारे भारत देश में कोई अल्पसंख्यक वर्ग के लोग रह रहे हैं तो उनके अधिकारों के का हनन ना हो। इन सारी चीजों के कारण और व्यक्ति जो करना चाह रहा है, जिस तरीके से करना चाह रहा है, अपना विकास कैसे भौतिक रूप से यदि विकास करना चाहता है, बौद्धिक रूप से, नैतिक रूप से, तो इन सभी चीजों को, इनके अलावा आध्यात्मिक रूप भी हो सकता है, इन सभी रूपों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए महत्वपूर्ण बात क्या हो जाती है कि मूल अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। हो सकता है कि आपसे कभी ऑप्शन पूछ लिया जाए कि किन आधारों पर मूल अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है, उसमें से या तो ये ऑप्शन दे देगा या तो ये ऑप्शन दे देगा, तो आपको यहां पर क्वेश्चन गलत करके नहीं आना है पूरी तरह से, ठीक है। और हमारा प्रयास भी यही है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही कर दें, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं कि आखिर भारतीय संविधान और मूल अधिकार में क्या संबंध है। तो पहला संबंध तो यही है कि मूल अधिकार हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, सबसे बड़ा संबंध है। और मूल अधिकार को क्यों शामिल किया गया है उसकी चर्चा हमने अभी कर ली है कि किसी भी सरकार के द्वारा तानाशाह रुख ना अपनाया जा सके। हमारे भारत देश के जो भी नागरिक हैं या व्यक्ति हैं, दोनों में फर्क है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो जो भी व्यक्ति रहते हैं, जो भी नागरिक रहते हैं, उनके अधिकारों का किसी भी तरह से हनन ना हो, ठीक है ना। इसलिए हमारे संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया है, यह बात आपको याद रखनी है। फिर दूसरी बात क्या हो सकती है कि अमेरिका संविधान से प्रभावित है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि हमारा जो मूल अधिकार है, क्योंकि एक क्वेश्चन एमपीपीएससी में कुछ वर्षों पहले पूछा जा चुका है कि लिखित संविधान किस देश से संबंधित है या लिखित संविधान किस देश से प्रभावित है, हमारे भारत देश का। तो यहां भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में शामिल किया गया मूल अधिकार, क्या पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान में शामिल किया गया मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो आपको याद रखना है अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। क्या याद रखना है? अमेरिकी संविधान से हमारे संविधान का जो मूल अधिकार है वो प्रभावित है। उसके बाद हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, कहां से कहां तक? संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे संविधान में मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि हर अनुच्छेद को पढ़ें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उनको ज्यादा एक्सप्लेन के साथ हम पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि आर्टिकल्स के सब आर्टिकल्स भी पढ़ें, क्योंकि यदि डीपली क्वेश्चन बनते हैं और जो आज के समय में एमपीपीएससी का ट्रेंड है कि वो स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है ना, तो उन चीजों को भी हम इसके अंतर्गत कवर करने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले हम किस पे नजर डालते हैं? मैंने हमेशा कहा है कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़िए तो सब्जेक्ट पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि सब्जेक्ट की रूपरेखा क्या होती है, क्या
रूपरेखा क्या होती है, रूपरेखा के बारे में आपको पता होना चाहिए। रूपरेखा का मतलब यह होता है कि इस सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से विषय पढ़ने हैं। यदि एक बार आपके दिमाग में ये चीजें आ गई तो बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने में आसानी होगी, और आसानी होने के साथ जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम दे रहे होंगे तो वहां भी आपको इससे मदद मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं आपको बता दिया कि समता का अधिकार कहां से कहां तक बात की गई है, 14 से 18 अनुच्छेद में समता के अधिकार की बात की गई है। अब समता के अधिकार से संबंधित यदि कोई अनुच्छेद पूछा जाता है और अनुच्छेद दिया जाता है तो हो सकता है कि उसमें एक ही अनुच्छेद जो है 14 से 15 के बीच में हो, बाकी सारे अनुच्छेद उन्होंने 21 लिख दिया, अनुच्छेद 167 अनुच्छेद लिख दिया, 168 अनुच्छेद लिख दिया, और साथ में एक अनुच्छेद लिख दिया 15। ठीक है, और समता का अधिकार समझ लिया, या समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है। यदि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो यदि आपको पता है कि 14 से 18 के बीच में समता के अधिकार को बताया गया है तो वो चीज आप आराम से कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको हमेशा बताता हूं कि कभी भी पढ़िए तो क्या पढ़ रहे हैं उसकी रूपरेखा आपके दिमाग में जरूर होनी चाहिए। ठीक है, अब संविधान के भाग 3 में 14 से लेकर 32 तक कुल 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। 12-13 में क्या दिया हुआ है, वैसे तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई है, FR की बात की गई है, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, लेकिन उनमें से 14 से लेकर 32 तक जो है अधिकारों को बांटा गया है, ये चीज याद रखिएगा। उसके अलावा जो आर्टिकल हमारा बचता है, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13, उसमें क्या चीजें दी हुई हैं और इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत कवर अप करने वाले हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहला समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से कहां तक बताया गया है, 18 तक, ये आपको याद होना चाहिए। वैसे मैक्सिमम लोगों को याद होता है, जिन्हें याद नहीं है, लेकिन ये क्रम से बिठाना बहुत जरूरी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल बताया और बताया आपको कि किस तरह से आपको प्रॉफिट हो जाता है, आपको भी पता नहीं चलेगा, और वो क्वेश्चन आप इन्हीं के आधार पर करके चले आएंगे। दूसरी स्वतंत्रता की बात हमारे संविधान में मूल अधिकार में कौन सी की गई है, तो स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। किसकी बात की गई है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक इसकी बात की गई है। ठीक है, उसके बाद शोषण के विरुद्ध, यदि किसी का कोई व्यक्ति या सरकार शोषण करती है तो शोषण के विरुद्ध भी अधिकार दिए गए हैं। किसमें दिए गए हैं, तो याद रखना है आपको, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात की गई है, तो उस चीज को भी आपको याद रखना है। शिक्षा और संस्कृत संबंधित, अल्पसंख्यक से संबंधित कुछ अधिकारों को शामिल किया गया है। जब हम 29 से 30 तक के अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसके बारे में काफी एक्सप्लेन करूंगा मैं, तो सारी चीजें क्लियर होंगी। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं या मूल अधिकार के अंतर्गत जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, यदि उन अधिकारों का किसी भी आधार पर हनन होता है तो आपको अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार दिया गया है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्या जान लेते हैं। इसके अलावा मूल अधिकारों की विशेषता, आपको लग रहा होगा कि सर सीधे सीधे आप एक काम करिए कि किस आर्टिकल में कौन सी चीज दी हुई है उसके बारे में हमें बताइए, पढ़ाइए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कुछ मूल अधिकार की विशेषताओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ मूल अधिकारों की अन्य चीजों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिद्धांतों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मूल अधिकारों की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो एक एक करके हम 4-5 विशेषताएं देख लेते हैं। उनसे हो सकता है, क्योंकि अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं, तो यदि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस तरह के क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। सबसे पहली विशेषता तो यह है कि मूल अधिकार कुछ नागरिकों के, व्यक्तियों के साथ कुछ नागरिकों को दिए गए हैं। मतलब कुछ मूल अधिकार केवल नागरिक को दिए गए हैं। ठीक है, ये याद रखना है, कुछ मूल अधिकार केवल नागरिक को दिए गए हैं और कुछ नागरिक और व्यक्ति को दिए गए हैं। ये चीज भी आपको याद रखना है।
अब यहां एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि नागरिक और व्यक्ति कौन होता है। तो सामान्य शब्दों में आप नागरिक और व्यक्ति का मतलब समझ लीजिए। ऐसा समझ लीजिए कि जिनको नागरिकता दी गई है, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति बनने की क्या पहली शर्त रखी गई है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि भारतीय होना चाहिए या भारतीय व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, जो राष्ट्रपति बन सकता है, जो मतदान कर सकते हैं, ठीक है, जिनको भारत के आपको आधार कार्ड दिए गए होंगे, वो सभी व्यक्ति कौन कहलाते हैं? नागरिक कहलाते हैं। ठीक है, यहां क्लियर हैं चीजें। उसके बाद दूसरा प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये व्यक्ति कौन कहलाते हैं। अब व्यक्ति वो व्यक्ति भी कहलाते हैं जो अमेरिका से आकर जीवन भारत में ही बिता देते हैं, लेकिन उन्हें नागरिकता नहीं प्रदान की जाती है यदि वो भारत की शर्तों को फुलफिल नहीं करते हैं। तो किसके रूप में रहेंगे वो? यहां पर भारत में व्यक्ति के रूप में रहेंगे। तो हमारे संविधान ने दोनों का ध्यान रखा है भाई। जो दूसरे लोग आते हैं, और स्वाभाविक बात है कि आज के इस ग्लोबल दुनिया में हर एक देश को दूसरे देश की जरूरत है, और जब ये स्थिति बन रही है तो सीधी सी बात है कि व्यक्ति हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आप सोचिए, इसरो में आपको क्या लगता है कि इसरो में केवल भारतीय ही काम कर रहे होंगे, केवल भारतीय नागरिक ही काम कर रहे होंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, इसरो में कई अमेरिका के साइंटिस्ट आकर काम कर रहे होंगे, ठीक है, और पूरी जिंदगी यहीं काम करेंगे इसरो के लिए। तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्ति के अंतर्गत। इसी तरह हमारे यहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी कंपनी ले लीजिए, तो ऐसा नहीं है। बहुत से तो ऐसे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री में कुछ कंपनियां ऐसी हैं रिलायंस की, जिसमें सीईओ का पोस्ट किसको दिया गया है? फॉरेनर को दिया गया है, विदेशियों को दिया गया है, लेकिन वो रह कहां रहे हैं? व्यक्ति के रूप में भारत में रह रहे हैं। ठीक है ना? तो यहां पर नागरिक और व्यक्ति का अंतर मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें क्या है कि मूल अधिकारों की पहली विशेषता यही बताई गई है। ठीक है, अब हम कुछ अनुच्छेद, आपको बिल्कुल रट्टा मार लेना है कि कौन से अनुच्छेद, मूल अधिकार कहां से शुरू हुए हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार शुरू किए गए हैं। तो इन 12 से लेकर 35 तक में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को दिए गए हैं। किसको दिए गए हैं? केवल नागरिकों का। और नागरिकों का मतलब मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। ठीक है, तो केवल नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो केवल नागरिकों से संबंधित है, व्यक्ति से उनको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 याद रखना है आपको, अनुच्छेद 16 याद रखना है, अनुच्छेद 19 याद रखना है, अनुच्छेद 29 याद रखना है, और अनुच्छेद 30 याद रखना है। कितने अनुच्छेद याद रखने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। मतलब 12 से लेकर 36 तक के जो अनुच्छेद हैं, उनमें से केवल 5 ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल नागरिकों को दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 29 है और अनुच्छेद 30 है। तो ये 5 हैं। इसके अलावा जितने भी अनुच्छेद, इन 5 अनुच्छेदों के अलावा जितने भी अनुच्छेद बनते हैं, वो सभी अनुच्छेद किसके अंतर्गत आते हैं? वो सभी अनुच्छेद, उन सभी अनुच्छेदों के लिए अधिकार जो है व्यक्तियों को भी दिए गए हैं। ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर यह असीमित, दूसरा विशेषता देखते हैं मूल अधिकार की। पहली विशेषता तो आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां से क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केवल नागरिकों को प्रदान किया गया है? अब वो लिख देंगे आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 और आर्टिकल 29। तो यदि आपको इन 5 अनुच्छेद याद हैं कि केवल नागरिकों को दिया गया है, तो आप क्या टिक करोगे? आर्टिकल 29 टिक करके आओगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला बिंदु हमारा सही समझ में आ गया होगा आपको मूल अधिकारों की विशेषताओं के अंतर्गत। अब हम दूसरा बिंदु उठाते हैं, और दूसरा बिंदु कौन सा है कि मूल अधिकार असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं। क्या है? मूल अधिकारों को आप असीमित नहीं कह सकते हो, लेकिन वाद योग्य होते हैं। वाद योग्य का मतलब क्या होता है? वाद योग का मतलब यह होता है कि यदि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आर्टिकल 32 के तहत आप कोर्ट में जाकर कह सकते हो कि भैया राज्य के द्वारा हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हमें जो अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, राज्य अपनी तानाशाही दिखाते हुए हमारे अधिकारों को कम कर रही है। तो वहां पर जाके आप क्या कर सकते हो? वाद लगा सकते हो। किसके खिलाफ वाद लगा सकते हो? सरकार के खिलाफ। और मैंने ये भी बताया कि मैक्सिमम क्या, लगभग सभी, 1-2 को छोड़ दिया जाए जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे, लगभग सभी अधिकार जो हैं वो
वाद योग्य हैं और लगभग सभी अधिकार इस आधार पर आपको प्रदान किए गए हैं कि आपको सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले। ठीक है, उसके बाद थर्ड विशेषता देख लेते हैं क्या है कि राज्य के मनमानी रवैया के खिलाफ है। मैंने हमेशा आपको बोला है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपके मूल अधिकार हैं, वो अगेंस्ट स्टेट दिए गए हैं, अगेंस्ट राज्य दिए गए हैं। ये चीज थोड़ा सा आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद चौथे की बात करें कि यह स्थायी नहीं है। क्या नहीं है? स्थायी नहीं है। संसद इनमें संशोधन कर सकता है। अब यहां पर जो विशेष चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं कि केशवानंद भारती का वाद, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बोला गया है और उसमें अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं किए गए हैं कोर्ट के द्वारा। कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कि समय के हिसाब से हमको जैसा लगेगा कि इसको बेसिक स्ट्रक्चर घोषित करना है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर किसी भी तरह का संशोधन संसद के द्वारा नहीं किया जा सकता जिससे कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो। तो यहां पर एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसको अभी भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। और यूपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपको बड़े ध्यान से याद रखना है कि जो हमारा मूल अधिकार है, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, उसे अभी भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या नहीं घोषित किया गया है? बेसिक स्ट्रक्चर घोषित नहीं किया गया है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह स्थायी नहीं है। यदि बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर दिया जाता तो उसमें संसद जो है वो संशोधन नहीं कर पाती, लेकिन जब ये स्थायी नहीं है तो संसद इनमें संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो ये भी इसकी विशेषता है कि यदि समय के अनुसार लगता है कि कुछ अधिकारों को बढ़ाना चाहिए, कुछ और अधिकार जोड़े जाना चाहिए, और मैं अभी बताऊंगा आपको अलग अलग संशोधन बताऊंगा जो अनुच्छेदों में करके और फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया है। ठीक है, तो यह भी एक विशेषता आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। यह भी विशेषता के अंतर्गत है कि यदि हमारे भारत देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ दिया जाएगा, तो और सभी आपातकालीन जो अनुच्छेद हैं उनको जो है क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है। तो यहां तक की विशेषताएं आपको क्लियर हो गई होंगी कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको बोला था कि हम एक एक करके अनुच्छेदों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हमारे लिए क्या है? तो अनुच्छेद 12। ठीक है, अनुच्छेद 12 के तहत क्या किया गया है? राज्य की परिभाषा बताई गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यदि आपसे खुदा ना वास्ता आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया जाए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की परिभाषा बताई गई है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 12। अब यहां एक चीज और समझने वाली है। मैं अभी आपसे बोलता रहा हूं, बार बार बोलता रहा हूं कि जो सिटीजन होता है, नागरिक होता है, भारतीय व्यक्ति होता है, ठीक है ना, भारतीय व्यक्ति होता है, वो हमेशा क्या करता है? जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं, यदि स्टेट के द्वारा मतलब राज्य के द्वारा यदि सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रेंज किए जाते हैं, उनका हनन किया जाता है, तो ये जो सिटीजन होते हैं ये स्टेट के ऊपर केस कर सकते हैं। इसका मतलब सीधा सा बात यह है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो अगेंस्ट स्टेट होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं पालना है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स शुरू करने से पहले ही उन्होंने क्या किया? राज्य को परिभाषित कर दिया कि भैया जिनको जिनको हम राज्य घोषित कर रहे हैं, इनके द्वारा यदि कुछ ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी कुछ कार्यों को अपनाया जाता है जिससे व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, तो वो व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटा के और कह सकता है कि साहब ये गलत हो रहा है, हमारा जो संविधान है उसके अगेंस्ट में जाकर राज्य के द्वारा काम किया जा रहा है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि आखिर कौन कौन सी चीजें राज्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो सरकार और भारत की संसद। सरकार मतलब यहां पर सरकार से मतलब क्या है? यहां पर सरकार का मतलब है भारत सरकार। जैसे अभी मोदी जी की सरकार है तो मोदी जी के अंतर्गत पूरी सरकार आएगी, मंत्रिमंडल के अंतर्गत। तो अब सरकार के द्वारा ऐसा कोई नियम बना दिया जाए, ठीक है, कि यदि किसी भी समुदाय के, किसी भी धर्म के लोगों के
अधिकारों का हनन होता है। अब जैसे ऐसा कर दिया जाए धर्म से संबंधित कि मंदिर जाने का टाइम फिक्स कर दिया जाए या उपासना के लिए कुछ नियम बना दिया जाए, तो ये क्या होगा कि व्यक्तिगत अधिकारों का हनन माना जाएगा। और ऐसा यदि सरकार के द्वारा किया जाता है तो कोई भी व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि वो उसका मूल अधिकार है, धर्म से संबंधित उसको स्वतंत्रता दी गई है, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से कहेगा कि साहब भारत सरकार के द्वारा ये नियम जारी करके हमारे फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल इस अनुच्छेद में दिया गया है उसका हनन है, इसलिए हम भारत सरकार के ऊपर केस करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रही होगी, मैं एक सामान्य भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भारत की संसद यदि कोई ऐसा एक्ट बना देती है, ऐसा अधिनियम बना देती है जिससे किसी व्यक्ति, समुदाय, भारत में रहने वाले नागरिकों, व्यक्तियों के अधिकारों का किसी भी तरह से हनन होता है, तो वो सीधे कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कहेंगे कि साहब हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, तो यहां क्या कहलाएगा? भारत सरकार और भारत की संसद क्या कहलाएंगे? राज्य कहलाएंगे। इसी तरह यही कहानी राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल के साथ भी होती है। राज्य सरकार भी यदि किसी ऐसे नियम, रूल्स रेगुलेशन बनाती हैं जिनसे फंडामेंटल राइट्स में किसी व्यक्ति का हनन होता है, या भारत राज्य विधानमंडल के द्वारा ऐसा कोई अधिनियम बनाया जाता है जिससे उनके अधिकारों का हनन होता है, तो ये सारी चीजें उसके अंतर्गत ये राज्य कहलाएंगी। और कोई भी, किसी भी राज्य का नागरिक यह कहकर राज्य के खिलाफ केस कर सकता है कि साहब राज्य ने जो नियम बनाए हैं, जो अधिनियम बनाए हैं, वो हमारे अधिकारों का हनन कर रही है। फिर स्थानीय सरकार के द्वारा, स्थानीय सरकार भी होती है। पंचायत में कुछ ऐसा नियम बना दिया गया है, कुछ नगर निगम या नगर पालिका कुछ ऐसे नियम, रूल्स रेगुलेशन बना देती है जिससे लोगों के अधिकारों का हनन होता है, तो वो भी राज्य के अंतर्गत आएगा। फिर अन्य सभी निकाय जैसे वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC सेल, ठीक है ना, जो मतलब सरकार के निकाय हैं, सरकार के अंडर काम कर रहे हैं, यदि वो भी कुछ ऐसा इस तरह के कदम उठाते हैं जिससे कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में कुछ काम होते हैं, तो वो भी राज्य कहलाएंगे। तो अनुच्छेद 12 से आपको समझ में आ गया कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। आखिर अनुच्छेद 12 में ही राज्य की परिभाषा क्यों दी गई है? वो इसलिए दी गई है क्योंकि सारे फंडामेंटल अगेंस्ट स्टेट होते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक रत्ती भर की चीज इधर उधर करने से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिस्टर्ब, उसका जो एक क्रम है बहुत लॉजिकल तरीके से, बहुत सही तरीके से बनाया गया है। ठीक है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके से सही जुड़ा है, सही जगह लिखा है कि नहीं लिखा है, इस पर विचार बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि जो चीजें जहां पर लिखी हुई हैं वो उसी के हिसाब से उपयोगी और महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मूल अधिकारों के असंगत विधियों की। ठीक है, अब अनुच्छेद 13 में यह बोला गया है कि मूल अधिकारों के असंगत, अभी तो राज्य को बता दिया कि कौन कौन करता है, और यदि वो ऐसे कोई अधिनियम नियम बनाते हैं, ठीक है, राज्य हो गया, उसके बाद जो उनका जो कार्य किया जाएगा उस कार्य को असंगत घोषित किया जाएगा। ठीक है, क्यों असंगत घोषित किया जाएगा? क्यों असंगत घोषित किया जाएगा? यदि ऐसे रूल्स रेगुलेशन, ऐसे एक्ट बनते हैं जो फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यदि उन फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जाता है तो उस विधि को अनुच्छेद 13 के तहत असंगत किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या उसकी चर्चा हम करेंगे। तो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। इसमें अनुच्छेद 13 में सही सीधी सी, ठीक है, न्यायिक समीक्षा वाली जो बात होती है वो आपको अनुच्छेद 13 में ही मिलेगी। ठीक है, याद रखिएगा, एक दो क्वेश्चन आए भी हुए हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि न्यायिक समीक्षा की जाती है न्यायालय के द्वारा कि संसद के द्वारा जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ठीक है, विधि शब्द के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन सी रूल्स रेगुलेशन है? स्थायी विधियां संसद, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाती हैं। यदि कोई ऐसी विधियां बनाई जाती हैं जो मूल अधिकारों का हनन करती हैं तो
उसके अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा यदि ऐसा कोई अध्यादेश जारी किया जाता है जो मूल अधिकारों का हनन कर। अब हम किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद 13 तक की बात कर लिए। अभी मैं जब आपको बता रहा था कि स्वतंत्रता के बारे में 6 तरह की जो स्वतंत्रताएं बताई जा रही थी, तो वो 6 तरह की स्वतंत्रताएं अब कहां से शुरू होने वाली हैं? वो शुरू होने वाली हैं अनुच्छेद 14 से। ठीक है, तो इन अनुच्छेदों में जितनी जरूरत है और जितना क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, उन सारी चीजों को हम इसके अंतर्गत कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो समता का अधिकार कहां से कहां तक दिया गया है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? मैंने इसीलिए बोला था आपको याद होना चाहिए, 14 से 18 तक में समता के अधिकार के बारे में सारी बातें बताई गई हैं, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब आर्टिकल 14 में जब बात करते हैं तो आर्टिकल 14 में 2 तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। क्या क्या किया गया है? विधि के समक्ष समता पहला, और दूसरा विधियों के समान संरक्षण। 2 तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, वो देख लेते हैं, उसके बाद आगे समझेंगे। विधि के समक्ष समता किस देश से लिया गया है या किस देश से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो ब्रिटेन में। ठीक है, विधि के समक्ष समता कहां पर है? तो ब्रिटेन में। उसके बाद विधियों के समान संरक्षण किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों चीजें याद रखिए। अब विधि के समक्ष समता को समझने की कोशिश करते हैं। विधि के समक्ष यदि सामान्य शब्दों में समझा जाए तो विधि के समक्ष समता का मतलब यह है कि हर व्यक्ति, जो कानून बनाए जाते हैं, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सभी के लिए वो कानून समान होंगे। ठीक है, कोई भारत का नागरिक, कोई अमीर व्यक्ति यदि मर्डर करता है तो उसके लिए भी वही सजा होगी जो एक गरीब व्यक्ति किसी का मर्डर करता है। यदि एक अमीर व्यक्ति चोरी करता है तो उसके लिए भी वही सजा होगी जो कि गरीब के द्वारा की गई चोरी के लिए जो सजा मिलनी है उसके लिए भी वही सजा होगी। तो सीधा सा यहां पर विधि के समक्ष समता का मतलब आप क्या समझ सकते हैं कि विधि के अनुरूप जो भी भारत का नागरिक है, जो भी व्यक्ति भारत में रह रहा है, विधि के आधार पर उनसे भेदभाव किसी भी तरीके से नहीं किया जाएगा। यह हो गया विधि के समक्ष समता। अब हम समझ लेते हैं विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण आप ऐसे समझ लेते हैं कि कोई व्यक्ति यदि पहले से मजबूत है, यहां पर संरक्षण शब्द पे ध्यान देना है। किस शब्द पे ध्यान देना है? संरक्षण शब्द पे। अब समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति, जैसे अपने कहा जाता है कि समाज में पुरुष प्रधान समाज है, पुरुषों को इतिहास गवाह है कि उनको पहले से मजबूत किया जाता है, मतलब मजबूत रहे हैं। तो अब महिलाएं थोड़ा सा यदि पिछड़ी हुई हैं, तो यहां पर विधियों के समान संरक्षण का मतलब यह है कि जो व्यक्ति ऊपर हैं और जो व्यक्ति नीचे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये जो व्यक्ति ऊपर हैं उन्हें नीचे लाके इनके बराबर लाया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि कोई व्यक्ति ऊपर है और कोई व्यक्ति नीचे है, मतलब उनको उस तरह के अधिकार नहीं मिल पाए हैं जो मिलने चाहिए, तो क्या होगा, ये व्यक्ति यहीं रहेंगे और इनको उठा के इनके बराबर लाया जाएगा। ठीक है ना? तो ये क्या होगा, इनको संरक्षण दे के किसी भी तरीके का, जैसे महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं, SC ST को बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं, बच्चों के लिए अलग से सुविधाएं सरकार के द्वारा की जाती हैं, तो बच्चे या पुरुषों के बराबर नहीं है, तो इनको इनके बराबर लाने के लिए, इनके अधिकारों का हनन ना हो, तो इस तरह का जो संरक्षण प्रदान किया जाता है। समझ रहे ना? मैं जो हाथों से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यदि आप दिमाग में बिठा लेंगे कि जो ऊपर है और जो नीचे है, तो इनको ऊपर वालों को नीचे ला के बराबर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो ऊपर है, जो नीचे हैं, नीचे वालों को ऊपर लाके इनके बराबर लाके और संरक्षण प्रदान किया जाता है। अब यहां पर देखिए कैसे, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे कि वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वहां पर ढेर सारा गेहूं, ढेर सारा चावल उगाया जाए। ठीक है, तो भारत के जो दूसरे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है ना, जहां पर गेहूं चावल ठीक ठाक तरीके से होता है, वेस्ट बंगाल हो गया, तो यहां से कुछ सब्सिडी के माध्यम से यदि गेहूं चावल वहां पहुंचाया जाता है, वहां के लोगों को दिया जाता है, उनके लिए एक अलग व्यवस्था बनाई जाती है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि साहब ये विधियों के समान संरक्षण के मतलब नियम बने तो सबके लिए बराबर बने। मतलब नॉर्थ ईस्ट के यदि मेघालय में चावल 1 रुपए किलो जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में भी चावल 1 रुपए किलो रहना चाहिए, ये कह के नहीं आप कह सकते हो। यहां इसीलिए
विधियों के समक्ष समता के साथ विधियों का समान संरक्षण भी जोड़ा गया है कि यदि कोई पिछड़े व्यक्ति हैं और नॉर्थ ईस्ट में उस तरह की भौगोलिक स्थिति नहीं है, तो यहां से चावल गेहूं कम रेट में यदि भेजा जाएगा तो यह क्या माना जाएगा, विधियों के समान संरक्षण माना जाएगा। यह चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यह चीज समझ में आ गई, विधि के समक्ष समता क्या होती है और विधियों के समान संरक्षण, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। उसके बाद विधि के समक्ष समता के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं, तो विशिष्ट विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति। अब विशेष अधिकार क्या है, ऐसा नहीं है कि रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक कौन है, मुकेश अंबानी जी हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी जी को अलग से रूल्स रेगुलेशन बना के और उनको कुछ विशेषाधिकार दे दिया जाएगा। इसलिए विशेषाधिकार दे दिया जाएगा क्योंकि वो भारत के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हैं। इस आधार पे कानून नहीं बनेंगे, जो कानून किसान के लिए बना हुआ है वही कानून उनके लिए रहेगा, कोई विशेषाधिकार उनको प्रदान नहीं किया जाएगा। फिर सभी व्यक्तियों से समान व्यवहार किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। अब समान अधिकार का यदि आपको समान व्यवहार करने का यदि आपको मतलब समझना है तो आप ये समझिए कि जब वोटिंग होती है, जब वोट डाले जाते हैं, तो ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या कि गरीबों के लिए कम वोटिंग का अधिकार दे दिया जाए और अंबानी जी बड़े आदमी हैं तो उनको ऐसा बोला जाए कि आप 50 वोट डाल सकते हैं, किसी भी पार्टी को डाल दीजिए। ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। एक गरीब किसान को भी एक वोट देने का अधिकार दिया जाता है और मुकेश अंबानी जी को भी एक वोट देने का अधिकार दिया जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार के द्वारा विधि के समक्ष समता के द्वारा जो वोटिंग का नियम बनाया गया है वो दोनों के लिए समान बनाया गया है। कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। यदि किसी ने मर्डर किया है तो उस मर्डर का हर व्यक्ति को सजा दे होगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है। तो ये हो गया विधि के समक्ष समता के अंतर्गत। उसके बाद विधियों का समान संरक्षण, उसके अंतर्गत क्या होता है, समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समता, ठीक है, समान परिस्थितियां। अब देखिए मैंने यहां पर नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल लेके आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट की परिस्थितियां अलग हैं, बच्चों की परिस्थितियां अलग हैं, दिव्यांग जनों की परिस्थितियां अलग हैं, महिलाओं की स्थितियां अलग हैं। अब आप कह दीजिए कि अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण न दिया जाए, सामान्य वर्ग, भाई उनको संरक्षण क्यों दिया गया है कि यदि सामान्य वर्ग के लोग यहाँ हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग यहाँ हैं, तो कुछ संरक्षण प्रदान करके इन्हें ऊपर उठाकर इनके बराबर लाने का जो नियम है वही कहलाता है विधियों के समान संरक्षण, ठीक है। तो समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समता, परिस्थितियां समान बनाने की कोशिश इसके अंतर्गत की जाती है। बिना भेदभाव समान के साथ समान व्यवहार, बिना किसी भेदभाव के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, और समान व्यवहार किया जाएगा। समान विधि समान नियम बनाए जाएंगे सभी को, और समान विधि समान नियम का मतलब आप समझ लिए हैं कि कोई दिव्यांगजन है तो अब ऐसा नहीं है कि उसको सामान्य व्यक्ति से तुलनात्मक रूप से किया जाएगा। एग्जामिनेशन में आप देखते होंगे कि जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था होती है, तो अब आप नहीं कह सकते हैं कि साहब आपने उनको वो व्यवस्था दी है तो वही व्यवस्था हमें दीजिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान कहता है विधियों के समान संरक्षण देने की बात हमारा संविधान करता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधि का शासन थोड़ा सा समझ लेते हैं, कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले विधि के शासन का जो नियम दिया है वो डाइसी ने दिया है। विधि के समक्ष समता इस सिद्धांत का मूल तत्व है। विधि के समक्ष समता का मतलब मैंने आपको समझाया कि जो विधि बनाई गई है उसमें प्रत्येक व्यक्ति के साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो अमीर व्यक्ति के साथ किया जाता है, गरीब व्यक्ति के किया जाता है। 3 धारणाएं इसके अंतर्गत प्रस्तुत की गई हैं, एक नजर डालते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवा दंडित नहीं किया जाएगा। पहली बात, मतलब उल्लंघित नहीं किया जाएगा, मतलब किसी को तभी दंड दिया जाएगा जब वो किसी विधि का उल्लंघन करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि विधि के उल्लंघन किए बिना, अब इसलिए किसी को दंड नहीं दिया जाएगा कि आप समझ लीजिए कि कोई हमारे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। कोई एक छोटा किसान उनके खिलाफ चुनाव लड़ने लगा, लड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, फॉर्म डाल दिया और चुनाव लड़ा भी, अच्छे खासे वोट उन्होंने किसानों के खींच लिए। तो अब इसके लिए सजा नहीं दिया जा सकता विधि के अनुरूप, क्योंकि यहां पर विधि का कोई उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ठीक है। वहीं पर क्या होगा, यदि मुख्यमंत्री के ऊपर आप
कुछ ऐसे आरोप लगाते हैं जो सही नहीं है, मतलब गलत आरोप लगाते हैं इसलिए कि उनकी छवि खराब हो। ठीक है, यदि किसी उसी किसान के द्वारा जो उसके खिलाफ जो चुनाव लड़ा था, वही किसान अब क्या करता है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई ऐसी टिप्पणी करता है जो सही नहीं है, ठीक है, उनका डिफेम करता है, तब उसके हिसाब से उसे अपराधी ठहराया जाएगा और दिया जाएगा दंड। ठीक है, यही बोल रहा है। विधि के समक्ष समता अत्यंत आवश्यक। कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, सभी को बराबर दंडित किया जाएगा और बराबर संरक्षण भी विधि के द्वारा ही दिया जाएगा। व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता होती है किसमें? विधि के समान समक्ष समता में व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता भी इसी के अंतर्गत प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विधि के समक्ष समता के कुछ अपवाद हैं। कौन कौन से अपवाद हैं, जल्दी सी एक नजर उन पे डालते हैं। कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है कुछ मैटरों पर, हर तरीके से नहीं। राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्य के लिए न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। पता चला कि अब क्या है कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, वो क्या मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं। अब राष्ट्रपति जी आज हट गए अपनी कुर्सी से, और कल जब वो अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं तो कोई लेकर पहुंच जाए कि साहब देखिए आपके सिग्नेचर हैं, आपने किया था, आपने ये नियम विरुद्ध काम किया था, अब आपको सजा सुनाई जाएगी, मैं जाके न्यायालय में अपील करूंगा, ये करूंगा। इसके लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं है भैया। वो स्वाभाविक बात है, संविधान में लिखा गया है कि वो मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद के जो है सलाह पर काम करते हैं, तो वो आदमी क्यों उत्तरदायित्व होगा? ठीक है ना, तो इसलिए उसको छूट प्रदान की गई है दोनों को। दोनों के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार की दंड या आपराधिक कार्रवाई ना तो प्रारंभ होगी ना ही बनी रहेगी। फिर राष्ट्रपति राज्यपाल पर उनके कार्यक्रम के दौरान या बाद में सिविल कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है, कार्यकाल के दौरान है। ठीक है ना, मतलब सिविल कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन जो क्रिमिनल वाली कार्रवाई है जब वो पद में रहेंगे तो नहीं की जा सकती है। ये अपवाद स्वरूप हम पढ़ रहे थे विधि के समक्ष समता। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 आपको आराम से समझ में आ गया होगा सारी चीजें, अनुच्छेद 14 के बारे में जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब बात करते हैं हम किसकी? अनुच्छेद 15 की। मैंने पहले भी आपको बोला था कि कुछ 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं? तो अनुच्छेद 15 जो केवल नागरिकों को प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 16 जो केवल नागरिकों को प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 19 जो नागरिकों को प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 29 जो केवल नागरिकों को प्रदान किया गया है, और अनुच्छेद 30 जो केवल नागरिकों को प्रदान किया गया है। तो ये पांचों अनुच्छेद आपको याद में रखना है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में मैं यही बता दूं कि जो अनुच्छेद 15 है वो क्या है? वो केवल नागरिकों को प्रदान किया गया है। अब अनुच्छेद 15 में क्या बोलता है, एक एक शब्द का ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, खेल हो जाएगा यदि थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का प्रतिषेध नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? भाषा नहीं है। इसका मतलब यह है कि भाषा के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। यह शब्द पूछा जा सकता है, या हो सकता है कि आपको लिख दे कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत किसके आधार पर विभेद किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, या किसके आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। उसमें से हो सकता है एक ऑप्शन भाषा को वो दे दे। तो इसलिए बड़े ध्यान से सुनना है, हर शब्द को सुनना है, हर शब्द को समझना है। ठीक है, अब केवल नागरिकों को यह प्राप्त किया गया है, विदेशियों या विदेशी कर सकते हैं या व्यक्तियों को नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 15 ये मैंने अभी बता दिया। ये 5 अनुच्छेद हैं, अच्छी तरह से याद कर लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 15 के जो है कितने खंड दिए गए हैं, मतलब अनुच्छेद आर्टिकल के जो सब आर्टिकल हैं वो कितने भाग हैं सब आर्टिकल के? तो 5 भाग हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 15(1) में क्या बोला गया है थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा, यह बोला गया है। ठीक है, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15(1) में बोला गया है केवल धर्म, मूल वंश। अच्छा, केवल शब्द भी लगा हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है। और यहां पर भाषा नहीं है,
ठीक है, जिसके आधार पर भेदभाव किया जा सके। जब हम अनुच्छेद 29 और 30 पढ़ेंगे तो वहां पर भाषा सम्मिलित है, कौन सा शब्द वहां पर सम्मिलित नहीं किया गया है वो मैं आपको बताऊंगा। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। फिर 15.2 में मैंने 15 के 5 खंड बताए थे और इन पांचों खंडों में कम से कम क्या है इतनी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ज्यादा डीपली आप भले ना पढ़ें लेकिन एग्जामिनेशन के लिहाज से इतना आपको पता होना चाहिए। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से कौन से, इनमें से जो नीचे बताए गए हैं किसी भी तरह का विभेद नहीं किया जाएगा। किसी नागरिक या अन्य नागरिक से सार्वजनिक स्थल जैसे दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआं, तालाब, सड़कों आदि पर भेदभाव या प्रवेश से वर्जित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15.2 में यह कहता है कि किसी गांव में यदि तालाब है, क्या है, तालाब है, और कोई ठाकुर साहब है या कोई बहुत रईस वाला आदमी है और वो कहता है कि ये तालाब में केवल हमारे जानवर पानी पिएंगे और हम ही इसमें नहाएंगे, ना तो जो निम्न जाति के लोग हैं वो ना तो यहाँ पर आएंगे, ना तो इसका पानी यूज कर सकते हैं, ना उनके जानवर यहाँ आ सकते हैं, तो ये क्या माना जाएगा, अनुच्छेद 15.2 के तहत जिस व्यक्ति को तालाब में पानी भरने के लिए, पानी पीने के लिए या जानवरों के पानी पिलाने के लिए मना किया जा रहा है, उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसीलिए इसमें बोला गया है कि किसी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसमें किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो हिंदू समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए यह कहा गया है कि इस तरह के यदि विभेद समाप्त कर दिया जाएगा तो धीरे धीरे भारत से ये कुरीतियां समाप्त हो जाएंगी। 15.2 का ये उद्देश्य है। ठीक है, 15.2 आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं 15.3। 15.3 क्या है, अपवाद है। अभी तक क्या बोला गया था, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, इसके आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब अपवाद का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, क्योंकि अपने यहां अनुच्छेद 14 में विधि के समान संरक्षण की भी बात की गई है कि नहीं की गई है। और समान संरक्षण का मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई व्यक्ति यदि ऊपर है, कोई व्यक्ति यदि पीछे है, तो इसको नीचे नहीं खींचा जाएगा, बल्कि इस नीचे वाले को कुछ संरक्षण देके इसके बराबर लाया जाएगा। मैंने वहां पर यह भी बताया था कि जैसे महिलाएं हो गई, है ना, बच्चे हो गए, दिव्यांगजन हो गए, तो इनकी कुछ परिस्थितियां अलग हैं। अब महिलाओं को यदि अलग अधिकार दिए जाते हैं तो आप कह सकते हो कि साहब एक चीज बताओ कि अनुच्छेद 15.2 में अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि किसके आधार पर, मूल वंश किसके आधार पर था, एक बार देखिए, लिंग के आधार पर। ये देखिए, लिंग के आधार पर तो विभेद का मना किया गया है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 15.3 में इसका अपवाद बोल दिया गया है। और अपवाद में क्या बोला गया है कि राज्य द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान किए जाएं तो वो समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, मैंने बताया कि अपने अनुच्छेद 14 में विधि के समान संरक्षण की बात की गई है। और विधि के समान संरक्षण का मतलब यह है कि जो पीछे हैं उनको आगे लाने के लिए सरकार के द्वारा संरक्षण के रूप में कुछ कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अनुच्छेद 14.4 की। इसमें क्या बोला गया है, प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही याद रखना है कि अनुच्छेद 15.4 जो है प्रथम संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें क्या बोला गया है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उत्थान के लिए कोई उपाय किया जा सकता है। किसमें किया जा सकता है, सामाजिक या शैक्षणिक रूप से यदि पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के उत्थान के लिए कोई उपाय किया जाएगा तो वो ये भी एक हिसाब से अपवाद ही है। वो समता का जो अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा, जो हमने 15.2 में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान। ठीक है, तो अब आप कह सकते हो कि भाई जाति के आधार पर आप कैसे इनको संरक्षण दे रहे हो, तो इसीलिए अपवाद स्वरूप 15.4 में इसे शामिल किया गया है। 15.5 की बात करते हैं तो इसे भी 2005 में 93वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। एक शब्द याद रखिएगा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, बस, ठीक है ना, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के नागरिक हैं, जैसे अनुसूचित जाति हो गया, जनजाति हो गया, तो उन्हें शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण
किया जा सकता है। निजी शैक्षणिक संस्थाएं भी शामिल हैं। अब बेचारे जो अनुसूचित जातियां हैं, जनजाति हैं, वो जंगल में रहते हैं, अब उनको हमारी मुख्य धारा में तो लाना ही होगा। तो मुख्य धारा में लाने के लिए जो कदम उठाने होंगे और जो व्यवस्थाएं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं उनको ऊपर उठाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में जो कुछ प्रावधान किया गया है आरक्षण देने का, वो 15(5) में किया गया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर राज्य अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थानों को छोड़कर ऐसे कोई शिक्षा संस्थान जो राज्य और अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है वहां पर ये नहीं लागू किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनुच्छेद 16 की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। अनुच्छेद 16 में क्या बोला गया है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मतलब सरकार के द्वारा जो रोजगार प्रदान किए जाते हैं उसमें भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये किस में बोला गया है? तो अनुच्छेद 16 में बोला गया है। अब किस आधार पर? कि अवसर की समानता होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे यूपीएससी का एग्जाम हो या एमपीपीएससी का एग्जाम हो, तो आप देखते होंगे कि हर जिले में सेंटर बनाए जाते हैं, प्रीलिम्स के तो बनाए ही जाते हैं। उसका प्रमुख कारण यही होता है कि बच्चा गांव का हो या बच्चा शहर का हो, सभी को नौकरी पाने का अधिकार है। नौकरी पाने की जो व्यवस्था है, जैसे नौकरी पाने की व्यवस्था क्या है? यदि प्रशासनिक अधिकारी बनना है तो उसे पीएससी के तीनों जो एग्जामिनेशन होते हैं उन्हें पास करना होगा। तो गांव के व्यक्ति को भी अवसर की समता दी हुई है, वो भी फॉर्म भर सकता है, शहर के व्यक्ति भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। केवल नागरिकों को प्राप्त है 16 वाला। ऐसा नहीं है कि अब अमेरिका का कोई व्यक्ति है और वो यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है, पीएससी का एग्जाम दे रहा है और नौकरी उठा रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं, इंग्लिश अच्छी है उसकी तो आ गए अच्छा लिख के, तो ऐसा नहीं होगा। केवल नागरिकों के लिए दिया गया है और इसे भी 5 खंडों में विभाजित किया गया है। तो 5 खंडों में कौन कौन सी चीज है, ये थोड़ी सी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अनुच्छेद 16(1) की बात करते हैं। अनुच्छेद 16(1) में क्या बोला गया है? नियोजन एवं नियुक्ति से संबंधित नागरिकों को अवसर की समता दी जाए योग्यता एवं प्रतिभा के आधार पर। सीधी सी बात है कि जैसे यूपीएससी में सीसेट का पेपर होता है, एमपीपीएससी में सीसेट का पेपर होता है, तो सब तो पेपर नहीं निकाल लेते। तो 16(1) में यही बोला गया है कि नियोजन और नियुक्ति से संबंधित ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाए जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके पिताजी कलेक्टर रहे हैं तो उन्हीं को कलेक्टर बना दिया जाए, उसके पिताजी एसपी रहे हैं तो उसके बच्चे को एसपी बना दिया जाए। नहीं भैया, वो कलेक्टर रहे हैं तो अपने योग्यता और प्रतिभा के कारण रहे हैं। यदि बच्चे में वो योग्यता और प्रतिभा नहीं है तो अनुच्छेद 16(1) कहता है कि भैया उनको जो है अवसर आप जरूर दीजिए, अवसर दीजिए कि आप भी यूपीएससी या एमपीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन यदि उनमें योग्यता नहीं है तो आप उसकी भर्ती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो नियोजन एवं नियुक्ति से संबंधित नागरिकों को अवसर की समता के आधार पर, और अवसर की समता दी जाएगी सबको। हिंदी इंग्लिश मीडियम में पेपर दिया जाता है, सबको उसी तरह का OMR सीट दिया जाता है। मतलब आपको अवसर दिए जाएंगे, सबको फॉर्म भरने के अवसर दिए जाते हैं। आप कई बार देखते होंगे कोर्ट केस में कि कुछ लोगों को फॉर्म भरने के लिए अलग से डेट आगे बढ़ा दी जाती है। उसमें ये देखा जाता है कि साहब ये लोग एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, तो ये व्यवस्था कर दी जाती है कि आप एक काम करिए कि इनके लिए थोड़ा सा डेट आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो योग्यता और प्रतिभा के आधार पर, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनुच्छेद 2 की, ठीक है। अब इसमें क्या है? नियोजन एवं पद के संबंध में कुछ बातें की गई हैं। क्या बोला गया है कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश क्रम, जन्म स्थान, निवास स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अब सरकार ऐसा नहीं कर सकती है कि कोई पोस्ट निकाले और उसमें लिख दे कि केवल हिंदुओं के लिए है, ऐसा नहीं कर सकती है, ठीक है। ऐसा लिख दे कि केवल क्षत्रियों के लिए है, ठीक है, ये पोस्ट केवल ब्राह्मणों के लिए है। इस तरह से कोई भी धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर या मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि एमपीपीएससी में जो जन्म लिया है वो केवल एमपीपीएससी का वही, हालांकि कुछ आरक्षण दिया जाता है, उसकी बाद में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उनको आप अवसर देने से नहीं रोक सकते हो। कई बार देखा होगा आपने, इसी आधार पर कोर्ट केस लग जाते हैं, ठीक है। तो 16(2) आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं, 16(3) की बात करते हैं। अब 16(2) के अपवाद है। इसमें 16(2) में क्या बोला गया है कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश क्रम, जन्म स्थान, निवास स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अपवाद का मतलब क्या है अब कि इनके आधार पर विभेद किया जा सकता है। अब देखिए क्या बोला गया है 16(3) में, संसद विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी शर्तें लागू कर सकता है। ठीक है, उद्देश्य पिछड़े राज्यों के निवासियों को विकास की मुख्य धारा में लाना। किसी राज्य, संघ या राज्य में निवास संबंधी शर्तें लागू कर सकता है। अब जैसे आप नॉर्थ ईस्ट के जो है, एक अंतर मैं आपको बता देता हूं कि जैसे डीएसपी की जो हाइट होती है, तो अपने मध्य प्रदेश में डीएसपी के लिए हाइट के लिए दूसरा क्राइटेरिया रखा गया है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट में डीएसपी बनते हैं उनके हाइट का एक दूसरा रखा गया है क्राइटेरिया। ठीक है ना, तो इस आधार पर मतलब मैंने आपको बताया कि विधि के समान संरक्षण की बात हमारे संविधान में की गई है। ठीक है, किसी को भी जो पिछड़े हुए हैं उनको आप किसी न किसी तरीके से आगे लाने की कोशिश करोगे। इसी सिद्धांत पर 16(2) का अपवाद बोला गया है। केवल संसद को अधिकार है, ना कि राज्य के विधानमंडल को, इस पर कुछ नियम, रूल्स, रेगुलेशन बनाने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 16(4) की। पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में नियुक्त या पदों के लिए आरक्षण दे सकता है। आपने देखा होगा कि सामाजिक, शैक्षणिक, अब तो ईडब्ल्यूएस भी जुड़ गया है, आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण देने का प्रावधान दिया गया है। और आरक्षण देने का प्रावधान एक बार मैं फिर से बता दूं, क्योंकि हमारे संविधान में विधि के समान संरक्षण की बात की गई है। और विधि के समान संरक्षण जो होता है वो ऐसा है कि जो व्यक्ति ऊपर हैं उनको खींचकर नीचे लाके इनके बराबर नहीं किया जाएगा, बल्कि जो नीचे व्यक्ति हैं उनको खींचकर ऊपर लाया जाएगा। उसका माध्यम आरक्षण हो सकता है, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन बना के कि उनको ऊपर लाया जा सके। तो उसी के स्वरूप में ये अपवाद सम्मिलित किए जाते हैं। यदि राज्य की राय में उस वर्ग की लोक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनके लिए कुछ ऐसी अलग से आरक्षण व्यवस्था कर दी जाएगी। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे यहां विधि के समान संरक्षण की बात की गई है। लागू करने के लिए 2 शर्तें हैं। कौन कौन सी हैं? वर्ग पिछड़ा हो, अर्थात सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से यदि पिछड़ा होगा तो अपवाद स्वरूप उनको सरकार मदद कर सकती है। दूसरा है, उसे राज्य के अधीन पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना मिले तब भी उनको आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहां तक की चीजें क्लियर है अनुच्छेद 4 तक की। अब बात करते हैं अनुच्छेद 5 की। एक अपवाद इसमें भी जोड़ा गया है। कौन सा अपवाद जोड़ा गया है कि किसी अनुच्छेद के अधीन राज्य किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थाओं के क्रियाकलापों का प्रबंध करने के लिए किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के मानने वाले लोगों को ही नियुक्त करने के लिए कानून का निर्माण कर सकता है। अब जैसे मंदिर में है, ठीक है, किसी मंदिर का बहुत पुजारी हैं तो उसमें चलता है कि भैया अब वो पुजारी लोग ही उस पर नियुक्त किए जाएंगे। तो ये 16(5) के तहत, ठीक है ना, अपवाद स्वरूप इसमें शामिल किया गया है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भैया उसमें तो बोला गया है 16(2) में कि हम धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, मतलब मंदिर में किसी और धर्म का व्यक्ति आके पूजा करा सकता है। तो ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला है क्योंकि हमारे भारत देश में धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है मूल अधिकार के अंतर्गत, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये चीज 16(5) में बोली गई है अपवाद के स्वरूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अनुच्छेद 17 की, अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात कर लेते हैं। और ये सबसे विशेष बात ये है कि अभी तक मैं क्या बोल रहा था आपको कि जितने भी फंडामेंटल शामिल किए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, वो अगेंस्ट स्टेट है। ठीक है, मतलब स्टेट यदि आपके अधिकारों का हनन करती है तो आप कोर्ट में जाके और उनके खिलाफ रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन इस मतलब रिट लगवा सकते हैं, कोर्ट से अपील कर सकते हैं कि भैया हमें आप संरक्षण दीजिए। अब अनुच्छेद 17 है, मतलब छुआछूत के आधार पर यदि किसी भी तरीके का भेदभाव व्यक्ति भी करता है तो उसके खिलाफ भी रोक लगाई गई है, कोई राज्य भी करता है तो उसको भी रोका गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो छुआछूत ना तो भारतीय संविधान में परिभाषित है और ना ही उपरोक्त अधिकार में इसे परिभाषित किया गया है। अब छुआछूत क्या है, इसे ना तो भारतीय संविधान में परिभाषित किया गया है, ना ही अनुच्छेद 17 में किया गया है। जब आप छुआछूत का मैटर लेके कोर्ट के पास जाएंगे तो वहां पर कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपके द्वारा छुआछूत किया गया है कि नहीं किया गया है। और यदि आपने छुआछूत किया है,
किसी व्यक्ति के साथ, किसी विशेष जाति के साथ, किसी विशेष वर्ग के साथ, तो आपको सजा मिलेगी। ये डिसाइड करने का पूरी तरह से किसको सौंप दिया गया है? कोर्ट को सौंप दिया गया है कि आप डिसाइड करिए कि छुआछूत क्या होता है। ठीक है, अब कुछ सम्मिलित आधार हैं कि कहां कहां पर आप नहीं कर सकते हो, जैसे सार्वजनिक संस्था, जैसे अस्पताल हो गया, शैक्षणिक संस्थाओं में किसी व्यक्ति के प्रवेश को प्रतिबंधित करना। अब छुआछूत में कुछ चीजें बोल दी गई हैं कि ये छुआछूत के अंतर्गत आएंगी। अब किसी अस्पताल में है, ठीक है, प्राइवेट अस्पताल हो, अब बोल दिया जाए कि इस अस्पताल में केवल इसी धर्म के लोग आएंगे, इस अस्पताल में केवल इसी जाति के लोग आएंगे, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं वो केवल एक ही जाति के लोगों का इलाज करेंगे, ठीक है ना, इस मेडिकल स्टोर में केवल इसी धर्म के लोगों को मिलेगा या इसी लिंग के लोगों को मिलेगा, यहां केवल महिला, तो ये चीजें नहीं की जाएंगी। ठीक है, ऐसा यदि किया जाता है तो वो किसमें माना जाएगा? छुआछूत के अंतर्गत माना जाएगा। पूजा स्थलों पर किसी व्यक्ति को पूजा से प्रतिबंधित करना, अब कोई पूजा करने जा रहा है, कुछ विशेष परिस्थितियां वो अलग हैं, ठीक है, वो धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत आएंगी आर्टिकल 25 के तहत, लेकिन विशेष रूप से कि अब कोई हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, वहां भंडारा चल रहा है, आप बोल दो कि इस जाति के लोगों की बैठने की व्यवस्था इधर है, इस जाति के लोगों की व्यवस्था इधर है, ठीक है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये छुआछूत का एक पर्याय माना जाएगा। तो ऐसा किया जाता है तो वो भी छुआछूत माना जाएगा। अनुसूचित जाति के लोगों को छुआछूत के समान के आधार पर अपमानित करना, ठीक है, तो ये सारी चीजें छुआछूत के अंतर्गत मानी जाएंगी। कुछ आधार इसमें सम्मिलित किया गया है। इसी बात और इसी अनुच्छेद 17 को ध्यान में रखते हुए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लाया गया था, और यह अनुच्छेद बहुत हद तक, क्योंकि हमारे भारत जो पहला था, आज से 50 साल पहले का भारत यदि आप देखेंगे और आज का भारत देखेंगे तो आपको काफी अंतर दिखाई देगा। पहले जिस तरीके से छुआछूत होता था और सारी चीजें होती थी, अब काफी कम हुई हैं। उसका कारण तो सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने हमारे संविधान में अनुच्छेद 17 को जोड़ा था। उसके बाद तुरंत बाद ही 1955 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया गया, केवल इसीलिए कि समाज में समानता बनी रहे, किसी भी तरीके से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ना तो दबा सके, ना छुआछूत के हिसाब से। उसके अलावा आर्टिकल 21 में हर व्यक्ति को हमारे भारत देश में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 18 का, उपाधियों का अंत, एबॉलिश ऑफ टाइटल्स। ठीक है, ब्रिटिश शासन काल में प्रचलित सामंतशाही परंपराओं और उनकी उपाधियों का अंत करने का फैसला लिया गया हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं के द्वारा, और उनके द्वारा यह डिसाइड किया गया कि अब भैया उपाधियों का अंत किया जाएगा, क्योंकि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? हम एक लोकतांत्रिक देश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। किसकी ओर बढ़ रहे हैं? लोकतांत्रिक देश की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो किसी भी तरीके का भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, उसके बाद उपाधियों को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 18 में 4 प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, क्यों किए गए हैं कि कई लोगों ने थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, उपाधियों को लेकर दिक्कत हो गई थी और जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनको लेकर। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कौन कौन से प्रावधान जो है उपाधियों के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, राज्य सेना में जो उपाधि दी जाती है वो दी जा सकती है। ठीक है, जैसे चक्र दिए जाते हैं, वीर चक्र और वो सब। विद्या संबंधी डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है तो वो उपाधि नहीं मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अब कोई विदेशी है, विदेशी से अच्छे संबंध हुए किसी व्यक्ति को, तो यदि वो उपाधि देता है तो वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उसके अलावा यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक ना होते हुए राज्य के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है तो वह विदेशी से कोई उपाधि राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। मैंने आपको बताया कि इसरो में कई विदेशी काम करते हैं साइंटिस्ट। ठीक है, अब अमेरिका उनको कोई उपाधि दे रहा है, ठीक है, तो वो पहले क्या करेंगे? राष्ट्रपति से अनुमति मांगेंगे, उसके बाद वो उपाधि ग्रहण करेंगे। राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, मतलब यदि राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य के द्वारा यदि कोई उपलब्धि या उपाधि दी जाती है तो उसके पहले उसको क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति से सहमति प्राप्त करनी पड़ेगी। अब एक केस बता देते हैं हम आपको, बालाजी राघवन वाद है 1994 में। इसमें बोला गया कि पुरस्कार और उपाधि
दोनों में अंतर है। हुआ क्या कि ये जो पद्म विभूषण, पद्म श्री, भारत रत्न ये दिए जाते थे, तो जब जनता सरकार थी तो यहाँ पर एक वाद लग गया था, बहुत दिन से ये काफी विवादित रहा है कि भैया उसको उपाधि माना जाए कि पुरस्कार माना जाए। तो बालाजी राघवन वाद में 1994 में कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि साहब पुरस्कार अलग होते हैं और उपाधि अलग हो जाती है, आप पुरस्कार और उपाधि को एक नहीं मान सकते हैं। भारत में रत्न, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म श्री हो गया, ये क्या होते हैं, ये पुरस्कार होते हैं और कोई भी व्यक्ति अपने नाम के पहले इनको लगा। आप कई बार सुनते होंगे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, तो वो अपने नाम के सामने इन उपाधियों का पुरस्कार, इन उपाधियों को लगा सकता है, क्योंकि वो वास्तव में उपाधियां नहीं है बल्कि पुरस्कार है। ये बालाजी राघवन वाद में ऐसा स्पष्टता के साथ बोला गया। ठीक है, तो यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आज हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया, आर्टिकल 18 तक पढ़ लिया है। अगली क्लास में हम आर्टिकल 19 से चीजें शुरू करेंगे, अच्छे से समझेंगे और एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे। तो मूल अधिकार पार्ट बी में हम सारी चीजें कवर अप करने वाले हैं। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।